नमस्कार, मैं योगेश राणा। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है। सेशन कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने जो अर्जी दाखिल की थी उसको खारिज कर दिया है। अब यह खबर पुरानी हो गई है, लेकिन इस खबर के साथ कई सारे नए सवाल जुड़ गए हैं और नई सिचुएशन जुड़ गई है। नए सवाल और कुछ नई सिचुएशन पर बात करेंगे। राहुल गांधी को इसे एक बड़ा झटका कह सकते हैं, लेकिन इस बड़े झटके के साथ चार सवाल बनते हैं। एक, सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए क्या कहा। दो, अब राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प है। तीन, क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। और चार, यह सवाल मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, राहुल गांधी इतने गंभीर संकट में है, वो अब सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, इसके बाद भी पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ आता हुआ दिख रहा है। क्या राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बनते हुए दिख रहे हैं? और अगर दिख रहे हैं तो क्या यह विपक्ष की पूरी तस्वीर है? क्या इसके पीछे भी कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट और कुछ समीकरण है? क्योंकि राहुल गांधी ने विपक्ष के ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर करीब करीब विपक्ष के सभी दल, सभी नेता एक मत है। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं में मतभेद है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर मतभेद नहीं है। और पिछले 4 दिन से राहुल गांधी इस पर एकाएक आक्रामक हुए हैं। कांग्रेस के धुर विरोधी केजरीवाल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को आतुर हुए हैं और इस पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह हुई है। यह एक तस्वीर है विपक्ष की। और दूसरी तस्वीर यह है कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। इस जो दूसरी तस्वीर है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष एकता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर है? इसी सवाल से बात को शुरू करते हैं। जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर सपा, बसपा, जेएमएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, बीजेडी, डीएमके और इनके साथ ही और भी विपक्ष की पार्टियां, करीब 1 दर्जन से अधिक पार्टियां एक साथ है और अडानी मामले पर विपक्ष में गंभीर किस्म के मतभेद है। शरद पवार तो एक दिन पहले ही गौतम अडानी से मुंबई में अपने घर पर बंद कमरे में 2 घंटे तक मिले हैं। इसीलिए जातिगत जनगणना को राहुल गांधी की नई रणनीति कहा जा रहा है। लेकिन यह जो नई रणनीति है कितनी काम आती हुई दिख रही है, इस पर बात करने से पहले एक बात समझिए। सूरत की सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा है और कांग्रेस ने याचिका खारिज होने पर क्या कहा है। राहुल गांधी की जमानत की मियाद 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा था और जमानत दे दी थी। ऐसे में राहुल गांधी के पास अदालत से राहत पाने के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा तो नहीं है। वो हाई कोर्ट जाए या उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन समय तो बचा नहीं है। और रहा विकल्पों की बात, तो निचली अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की अपील सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। लिहाजा अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, गुजरात हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी। यह एक सीधी सी बात है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सेशन कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा। लाइव लो वेबसाइट और अन्य मीडिया में आई खबरों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को ठुकराते हुए सूरत की सेशंस कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दिखा पाए जिसकी वजह से उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए। अदालत ने कहा कि राहुल गांधी सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इस लिहाज से उन्हें अपने शब्दों को लेकर और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। वैसे तो इस मुद्दे पर कांग्रेस का ऑफिशियल बयान भी सामने आ गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम का कहना है कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध है, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यानी 2 बातें साफ है, कांग्रेस गुजरात हाईकोर्ट जाएगी और दूसरी बात, राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अभी केवल 23 अप्रैल तक का वक्त है। यानी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो जेल जाना पड़ सकता है, जिसका फायदा कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष में कई नेता अपनी जमीन को मजबूत करने के जतन में लगे हुए। अगर राहुल गांधी के जेल जाने अगर जाते हैं तो अब जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो विपक्ष के कई सारे नेता अपनी जमीन को टटोल रहे हैं।
इस जतन में लग गए हैं कि कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसको लेकर कुछ ही लाइन में आप समझ सकते हैं। पहली बात, राहुल गांधी अडानी को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और शरद पवार मुंबई में गौतम अडानी से 2 घंटे बंद कमरे में बात करते हैं। और इसके पहले भी गौतम अडानी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर वो कहते हैं कि ये मुद्दे ही नहीं है, राजनीतिक मुद्दे नहीं है। और दूसरी बात, शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला ले लिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्नाटक में जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, और जिस तरह के सर्वे आए हैं वहां पर कांग्रेस की जिस तरह से कहा जा रहा है कि मजबूत स्थिति बन सकती है, तो ऐसे मौके पर तो शरद पवार को वहां पर एनसीपी को नहीं भेजना चाहिए था। यह एक बहुत मोटी सी बात है राजनीति के अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो। और तीसरी बात, कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि शरद पवार इस बात से खुश नहीं है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के इतने करीब क्यों आ रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है। बिहार में गठबंधन किया गया है लेकिन वो यूपीए के तहत नहीं है। और चौथी बात, अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के साथ मिलकर समूचे विपक्ष में जगह बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के समीकरण को समझिए। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के धुर विरोधी है। राजनीतिक जमीन को देखेंगे, अगर जमीनी समीकरण को देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल अगर अचानक से राहुल गांधी के साथ खड़े दिखते हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हैं, बात करते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक हित देख ही रहे होंगे। क्योंकि आप याद कर सकते हैं दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर सरकार बनवाई थी और कुछ ही दिन सरकार चली थी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिल्ली से साफ ही कर दिया था। अब केजरीवाल कांग्रेस से सटकर आगे की अपनी किसी नीति पर काम ही कर रहे हैं, यह तो माना ही जाना चाहिए, जिसको विपक्ष के कई दल समझ भी रहे हैं। और पांचवी बात, राहुल गांधी अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप कुछ ही बातों पर गौर कर लीजिए। जाति जनगणना पर संसद में पहली बार अनौपचारिक चर्चा 1991 में हुई। इस चर्चा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने विरोध किया था उस समय पर। और इसी कारण 1991 की जनगणना में जातियों की गिनती को शामिल नहीं किया गया था, गिनतियां की नहीं गई थी। जातिगत जनगणना पर नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने भी अपना पुराना ही रुख रखा था, वो भी जातिगत जनगणना के विरोध में रही है। यानी जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस भी जब जब सत्ता में रही है वो विरोध करती रही है, पीछे हटती रही है, और भाजपा भी हट रही है। अब जातिगत जनगणना की मांग सभी क्षेत्रीय पार्टियां कर रही है, यह एक सही बात है। राहुल गांधी भी बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं, यह भी एक सही बात है। और बीजेपी ने 2024 के चुनाव में राम मंदिर को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी योजना बनाई हुई है, यह भी एक सीधी सी बात है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष मुद्दों पर सहमत हो सकता है, मंच पर आकर विपक्ष के बड़े नेता एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर एक साथ कैसे आएंगे, इसको एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। अभी खबरें आई है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ विपक्ष को लाने का बीड़ा उठाया। कुछ दिनों से खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर कोई यूपीए में भूमिका बनती है, यूपीए के विस्तार की बात बनती है, तो उनको संयोजक भी बनाया जा सकता है। हालांकि यूपीए में इस तरह का कभी कोई पद रहा नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें, इस तरह की बात आ रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का हिस्सा है, आप ध्यान दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू यूपीए में शामिल नहीं है। बिहार में यूपीए के तहत विपक्ष एक साथ नहीं आया, वहां महागठबंधन बनाया गया, उसको जो नाम दिया गया महागठबंधन दिया गया, और यह महागठबंधन यूपीए का हिस्सा नहीं है। इस महागठबंधन में शामिल और भी कई दल है जो यूपीए का हिस्सा नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी यूपीए का हिस्सा है, लेकिन शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो अभी भी यूपीए का हिस्सा नहीं है। वहां पर गठबंधन को एक नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी, यानी कि यह एक अलग गठबंधन है और इसमें मौजूद दल यूपीए से दूरी बनाकर रखते हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बार बार कांग्रेस के साथ होने की बात करती है, मंच पर भी साथ दिखती है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर गए थे तब भी साथ दिखे थे, लेकिन ये दो दल भी आज तक यूपीए का हिस्सा नहीं है। इस तरह के और भी कई सारे दल हैं, यानी कि इनकी अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी राजनीतिक जमीन है, अपने अपने समीकरण है जो जमीनी तौर पर कांग्रेस से मैच नहीं होते। खबर तो यह भी आ रही है कि शरद पवार इसलिए नाराज दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि उनको कांग्रेस से नीतीश कुमार की नजदीकी अच्छी नहीं लग रही है। शरद पवार चुनाव के बाद के अपने समीकरणों को टटोल कर देख रहे हैं। शरद पवार कोई छोटे तो पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी राजनीति को हमेशा गंभीरता से
देखा और समझा जाता है। अगर शरद पवार किसी बात पर स्टैंड बदल रहे या स्टैंड ले रहे हैं तो इसके अपने बड़े गहरे मतलब है। यह सही है कि राहुल गांधी को सजा और उसके बाद के घटनाक्रम ने कांग्रेस को मजबूत किया है, लेकिन इससे पूरा विपक्ष एक साथ आ सकता है, अभी यह कहने भर की बात हो सकती है। जमीन पर इसमें कहीं कोई अभी सच्चाई तो मौजूदा दौर में दिखती हुई महसूस नहीं हो रही है। यह एक बहुत ही साक्षी विपक्ष की तस्वीर है। आप भी अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसको महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।